तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ और ये ऐसा टॉपिक है, इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। कैसे मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक जानने वाले ने इस पे रिएक्शन दिया, उनका केस स्टडी मैं आपके सामने रखूंगा। ही इज इन हिज 20s, 30 के आसपास होंगे वो। और उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो मोस्टली इंडियन की थॉट प्रोसेस होती है। कैसे हम इमोशनली बाइंग की तरफ जाते हैं, इमोशनली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, कैसे हम सोशली इन्फ्लुएंस होते हैं और उससे अपने डिसीजन को ड्राइव करवाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वो सारे जो यंगस्टर हैं, जो अपने अर्ली 20s में है, लेट 20s में है, अर्ली 30s में है, मेनली उनके लिए ज़्यादा है। फिर ग्रेजुअली लोग तो अपने झटकों से, जैसे मैंने गलतियों से, जैसे मैंने सीख लेते हैं, और कुछ बाहर यूट्यूब से और बाकी मैनेजमेंट स्किल से। ये मैं रियल एस्टेट रिटर्न की बात करने वाला हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करने वाला हूँ। और इसको हम कंपेयर करेंगे स्टॉक से भी। इसके लिए मैं बड़े सारे वेबसाइट पे, चैनल्स पे गया, स्टडी किया, सोचा कि थोड़ा सा आपको एक जनरल सा इंफॉर्मेशन, बहुत टेक्निकल नहीं, अगर टेक्निकल बनाऊंगा तो फिर वो कई लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो एक नॉर्मल सा बात करते करते, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आई शुड नो कि क्या क्या चल रहा है। तो मैं इन्वेस्टोपीडिया में गया, वहाँ पे यूएस वर्ज में 2006 से लेके 92 से लेके 2006 तक का देखा इस केस स्टडी। फिर 2022 तक का केस स्टडी देखा। इंडिया में देखा, grow.in पे गया, 5paisa.com पे गया, मैजिक ब्रिक पे गया। तो जब आप किसी एक के पास जाते हो तो अपनी तारीफ करता है, डेटा अपने फेवर में और रिप्रेजेंट करता है। दूसरे के पास जाओ, दूसरे फेवर में। तो नेचुरली आप समझ गए होंगे, मैजिक ब्रिक के पास जाता हूं मैं, या कोई रियल एस्टेट वेबसाइट पे या रिसर्च फर्म के पास जाता हूं, तो नेचुरली वो रियल एस्टेट को बेटर करके दिखाएंगे। और अगर मैं स्टॉक से रिलेटेड कोई इन्वेस्टोपीडिया, ग्रो, इस तरह से किसी चैनल पे जाता हूं, तो नेचुरली स्टॉक को बेटर दिखाएंगे। बट यहाँ हमें आपको सही सही डिसीजन लेना है। मैं एक केस स्टडी प्रस्तुत करता हूँ, आप क्या कंक्लूड करेंगे आप मुझे कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। मेरे एक जानने वाले हैं, वहाँ यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, ठीक ठीक कमा लेते हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा भी नहीं है कि घर अपने पैसे से खरीद पाए। तो मेरे से पास आया, वो उनकी शादी होने वाली है या वो करने वाले हैं, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है। हमने कहा ठीक है भाई, फ्लैट कितने तक खरीदना चाहते थे? उन्होंने कहा 40-50 लाख तक, 60 लाख तक, और उस पर 40 लाख का हमारा लोन हो जाएगा। बैंक से उन्होंने बात कर लिया है। तो हमने कहा 40 लाख लोन की आपकी ईएमआई कितनी जाएगी? तो ये सेट की 35,000 से लेके 55 के रेंज में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन ईयर्स कितने तक लेता हूँ। तो मैं शायद 35,000 की ईएमआई तक जाऊँ। तो हमने कहा कितना बड़ा फ्लैट? उन्होंने बताया 1100-1200 स्क्वायर फीट के आसपास वो देख रहे हैं। तो हमने कहा अगर उतना ही आपको किराए पे लेना हो तो क्या दिक्कत है? तो कहने लगे अरे सर, किराए पे क्या होगा, 1-2 साल में बदलना पड़ता है, फिर सामान लेके इधर उधर जाएं और फिर घर अपना हो जाएगा। अब ये सारी कन्वर्सेशन मैं सुन रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। हमने कहा 35,000 को का अगर पूरे का आप घर लेना चाहो तो आपको पूरा बंगलो मिल जाएगा। यहाँ पे देहरादून शहर की बात कर रहा हूँ मैं, बंगलो मिल जाएगा। तो वो थोड़ा सा रुके, हाँ लेकिन कह रहे घर तो घर होता है। हमने कहा 35,000 जो पे करेंगे वो कुछ सालों में, 8-10 सालों में मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट लेगा। यही जो 40 लाख का आप लोन लेंगे वो करीब करीब आप रिटर्न करेंगे 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ बैंक को। दूसरी बात, आप 40 लाख का अगर लोन लेंगे तो नेचुरली 15 लाख आप मार्जिन मनी स्पेंड करेंगे, 25% मार्जिन मनी या 30% मार्जिन मनी, क्योंकि बैंक 100% का लोन नहीं देता। 30%, 25% वो मार्जिन मनी आपको पे करनी होती है। फिर रजिस्ट्री कॉस्ट, फिर ब्रोकरेज, और फिर शुरू में कुछ आप उसमें काम वाम कराना चाहेंगे ये। तो आपने करीब करीब अपने 15 लाख रुपए ब्लॉक कर दिए और आपने एक अपने सर पे 35,000 पर मंथ की लाइबिलिटी पाल ली। और वो 1-2 साल के लिए नहीं, अगले 30 साल के लिए। अब मुझे बताइए कि अगर आपको ये डर था सिर्फ इसलिए कि आप मकान लेना चाह रहे हैं, 1-2 साल में बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स हैं जिनका रेट 15,000 है 2 बेडरूम का। उनको आप 20,000 दे के 5,000 ज़्यादा दे दीजिए और 7 साल का लॉक इन करवा लीजिए। मेरा खुद का एक फ्लैट ऐसा कोई आ जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा।
मैं रजिस्टर्ड लीज कर दूंगा, 7 साल कहीं नहीं निकालने वाला उनको। और ऐसे बहुत लोग ढूंढ रहे होते हैं। आजकल इतने सारे प्रॉपर्टीज खाली हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लेके लोग फॉरेन रह रहे हैं, बेंगलुरु में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा। उनके बात ये समझ में आई, अब डिसीजन उनका है। चलिए आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे। देखो मैं अगेंस्ट नहीं हूं, पहले पूरे सिनेरियो में आप ये मत सोचिएगा कि मैं रियल एस्टेट के अगेंस्ट हूं। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ये रिटर्न दिया है। मुझे बहुत बड़े लीजेंड लैंड रियल एस्टेट के उन्होंने बोला था कि उनके पिताजी ने उनको बोला कि भगवान ने ज़मीनें बनानी बंद कर दी है, तो ये जितना खरीदोगे आपके लिए फ़ायदा ही होगा। अब आ जाते हैं ज़मीन, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। देखो लैंड आज की डेट में भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि लैंड नेचुरली रॉ होता है, इस पे लेने वाला कुछ भी अपने तरीके से बना सकता है। घर अगर आप खरीदते हैं बना बनाया डुप्लेक्स या इस तरह से, उसमें जो लेने वाला है कई बार उसके फ्लेवर की चीज़ नहीं दिखती है उसे, वो इसकी लैंड, खाली लैंड की वैल्यू लगाता है क्योंकि सोचता है वो डिमोलिश करके दोबारा बनवाएगा। फ्लैट इन सब चीज़ों से बेटर है, वो स्लाइटली मोर लिक्विड है, लेकिन उसमें एप्रिसिएशन बहुत कम है क्योंकि जितने फ्लैट्स आपने लेके डाला उसके अगल बगल में बहुत सारे और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं, वो वहाँ पे नया नया मेड दे रहे हैं, तो आपका फ्लैट बहुत अप्रिशिएट नहीं करेगा। फ्लैट में अप्रिसिएशन बहुत कम है। एंड अभी मैं रिसर्च फर्म पढ़ रहा था, ये मैं कोशिश करूंगा आपके पास भी लगा दूं, 1968 से 2009 यूएस में तो एवरेज एप्रिसिएशन फॉर एग्जिस्टिंग होम इंक्रीज्ड अराउंड 5.4% पर ईयर। मीनवाइल इस पूरे ड्यूरेशन में S&P 500 इंडेक्स ने 7.5% का रिटर्न दिया और रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 4.6%। तो जो घर का एक रिटर्न है, एवरेज रिटर्न, वो स्लाइटली इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी आप लगभग इन्फ्लेशन को नेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो लगभग आप 1 या 2% ही ज़्यादा रिटर्न कमा पाते हैं फ्लैट्स में। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। लैंड में ये इन्फ्लेशन डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, योर चॉइसेस ज़्यादा होता है, कई बार ये इंडेक्स को बीट करता है। बट द बेटर थिंग इज़ दैट कि लैंड अगर आपकी अच्छी लोकेशन पे, इसमें भी आपको लोकेशन देखना पड़ेगा। आपने गांव में एक जाके खेत खरीद लिया, एप्रिसिएशन तो कर रहा है बट आपके टाइम पे परचेज, उस पर बायर नहीं मिलेंगे, तो आपको जब पैसे की ज़रूरत होगी आप परेशान होगे। ये हालांकि सभी केस में, घर के केस में होता है। घर को उतना ज़्यादा लिक्विड नहीं मानते जितना एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स को मानते हैं, बट ये सब इतना डिप भी नहीं करता जितना इंडेक्स नीचे चला जाता है। इंडेक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, इसमें वॉलेटिलिटी कम है। ये एक एसेट होता है जिससे हम अपनी एक वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं। हम एक सोसाइटी में बड़े माने जाते हैं क्योंकि पैसा आपके बैंक में वो कोई नहीं देखता, ये सब चीज़ें देखता है। इसमें मैट्रिमोनी वैल्यू भी लोगों की बेटर होती है। तो लैंड इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो, बट नॉट फॉर द लिक्विडेशन कि किसी भी टाइम लिक्विड कर देंगे। हाँ, वो एक मनी है आपके पास, बट कई बार आपकी चॉइस पे नहीं निकलेगी। आपको अगले साल की ज़रूरत हो तो अभी से आप उस पर प्लान करना शुरू करेंगे बेचने का, तो हो सकता है 1 साल के अंदर वो निकल जाए। मैं आज की वीडियो में कमर्शियल पे भी आऊँगा। घर लेना कहीं से भी, अगर आपके पास कमाई बहुत अच्छी है एंड यू वांट टू बी सेटल डाउन, तो आप घर ले सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए जो लाइबिलिटी हो। इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसे करना चाहिए जो आपकी एसेट हो। एसेट यानी जो आपको कमा के दे, लाइबिलिटी जो आपसे ले। तो अगर आपने रेंट पे लिया मकान, तो वो फार बेटर है एज कम्पेयर टू आपने 30 साल की 35,000 रुपये पर मंथ की लाइबिलिटी पाल ली। हो सकता है फ्यूचर में आपके पास इतने पैसे आए कि आप 1 गो में खरीद लो, या हो सकता है फ्यूचर में आपकी कमाई बढ़े तो आप लोन सिर्फ इसलिए लो कि आपको इनकम टैक्स बेनिफिट वगैरह लेना है और एक घर आपको चाहिए बिकॉज यू आर नाउ यू आर स्टार्टेड अर्निंग वेरी गुड अमाउंट, तो अब तो आप ले लो, लेकिन फिर भी एक ही घर लो। ऐसा नहीं कि 10-12 घर हम लोन से ले रहे हैं। लोन से अगर एक घर रहने के बाद अगर आपको लेना है तो आप इन्वेस्टमेंट समझ के उसको लो। रहने के लिए उसको पैसे अपने साथ हैं तब लो। इन्वेस्टमेंट करो कि वहाँ पे अपने पैसे आपने डाले हैं, लोन लेके नहीं, वो लाइबिलिटी हो जाएगी। आप अपने पैसे डालो, अब वो इन्फ्लेशन को थोड़ा बीट करेगा और आप वहाँ से रेंटल कमाएंगे, तो ये आपकी अर्निंग हो सकती है। बट वहाँ भी आपको ये देखना, वही पैसा अगर हम कहीं और डालते तो क्या उससे हम ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। अगर ऐसा केस होता है तो मत खरीदो,
क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम क्या है? आपका एम है वेल्थ को ग्रो कराना। ये एम नहीं है कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 4 प्रॉपर्टी रखें हैं और हम चौड़े हो रहे हैं कि हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है और हम पता चल रहा है कि हमारा जो रिटर्न आना चाहिए वो रिटर्न नहीं आ रहा है। अब आ जाते हैं कि क्या हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लें। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कई बार बहुत अच्छा रिटर्न दे जाती है, कई बार वो रेंटल बहुत अच्छा आपको यील्ड देती है, लेकिन आज की डेट में कॉमर्शियल में भी बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना होगा। मैं खुद बहुत जगह हाथ जला चुका हूँ और मेरा कॉमर्शियल रिटर्न मैं लोन पे लेके लिया हूँ। मेरा ईएमआई जाता है उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की, सपोज करो, मैं पूरा एग्जैक्टली तो नहीं बनाऊंगा, सपोज जाता है 6 रुपये और मुझे ईएमआई 6 रुपये जाता है और उस पर रिटर्न मुझे मिलता है सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये। यानी मैं 50% ज़्यादा पे कर रहा हूँ ईएमआई पे और मेरा एप्रिसिएशन भी कोई इतना खास नहीं है, इन्फ्लेशन को किसी तरह से बीट कर रहा है और बायर नहीं है उसके। तो मैं एकदम स्टक कर चुका हूँ बहुत बुरी तरह से। नाउ आई एम रेडी टू सेल इट आउट इवन एट डिस्काउंटेड रेट। मैं लॉस सह के भी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो 6 रुपये दे रहा हूँ वो लगभग सारा का सारा ईएमआई में जा रहा है, सारा का सारा इंटरेस्ट में जा रहा है। तो ऐसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मेरे लिए बड़ा बेकार है। अगर मैं यही एक फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर की बजाय पूरा का पूरा एक प्लॉट के साथ ले लेता तो इट कुड बी माई बेटर इन्वेस्टमेंट। मैं जब ये परचेज कर रहा था तो एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में था, बहुत बड़ी पार्किंग थी, तो मैं इस लालच में ले लिया। लेकिन पैरेलली मुझे एक 4 करोड़ का ही नीचे से ऊपर तक मिल रहा था, करीब 300-400 गज के आसपास का था उस टाइम। उस पे बना हुआ था 2 फ्लोर। अगर वो ले लेता तो मेरा आज वो बेटर रिटर्न साबित होता। अब जरा थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं S&P 500, इंडिया का सेंसेक्स या निफ्टी, इसके कंपेयर में और आपके जो रियल इस्टेट के कंपेयर में। रियल इस्टेट जनरली 6 to 9% का रिटर्न दे रहा है, कुछ जगहों पे और इन्फ्लेटेड है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से वेबसाइट पे जा रहे हो। कहीं 3 साल में डबल भी हुआ है। मेरी 4-5 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ने 3 साल में डबल दिया। वो लैंड था, अच्छी जगह लैंड था। तो ऐसी जगहों पे भी एक्सेप्शन भी मिलेंगे आपको, लेकिन मोस्टली ये इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता। अगर आपने बहुत स्मार्टली पैसे लगाए हों, बहुत सोच समझ के लगाए हों, तब तो बीट कर जाता है, नहीं तो इंडेक्स को बीट नहीं करता। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो नेचुरली सलाह दी जाती है कि उसका कुछ परसेंट आप रियल एस्टेट में लगाओ, कुछ परसेंट आप गोल्ड में लगाओ, कुछ परसेंट आप इंडेक्स में लगाओ। लेकिन अपने खरीदने के लिए इतनी जल्दी इतना ज़्यादा 35-40,000 का ईएमआई बर्डन पाल लेना ओवर द 30 ईयर्स पीरियड, बस इसलिए क्योंकि किराए पे नहीं जाना है, वहाँ मकान बदलना पड़ता है, ये एक गलत डिसीजन है। मैंने ऐसे बहुत सारे गलत डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए थे शुरू में। अदरवाइज आई कुड मेड लॉट ऑफ मनी, जो नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करो। 100 बार सोचो ऐसे बड़े इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल इमोशनल फैक्टर मत जाओ, घर वाले बोल रहे हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं, बिल्कुल मत जाओ कि इससे हमारी मैट्रिमोनी वैल्यू बढ़ेगी। अरे आप बोल दो एक मकान लिया है, शादी बाद बोल देना बिक गया। सॉरी, मैं झूठ बोलना नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी इसमें कोई आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी और इस ना लेने से कोई वैल्यू घटेगी नहीं। इट ऑल सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, आप बुरे वक्त में कैसे सर्वाइव करोगे। भगवान ना करे ये बुरा वक्त आए। तो ये मेरा एक वीडियो था। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।